What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे हमारी अकाउंटेंसी को और मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझा दी है। हम लोगों ने कवर करा है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, हम लोगों ने कवर करा है बैलेंस शीट, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको वो समझाया। आज हम लोग टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे पहला टूल हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। एज पर शेड्यूल हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कल हम कॉमन साइज करेंगे, उसके बाद रेशियोज और कैश फ्लो करेंगे और हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज समझते हैं व्हाट इज एक्चुअली कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग आज कंपैरेटिव स्टेटमेंट के साथ। बेटा जी कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद हम कॉमन साइज स्टेटमेंट करेंगे और इसी मंथ में आपको मैंने बताया जैसे कि कैश फ्लो और रेशो खत्म करके फिर हम जनवरी की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे यू विल बी गेटिंग द बिगेस्ट सरप्राइज एवर फॉर एवरी बोर्ड। चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे आईएससी हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे और आप सब बहुत अच्छा करोगे, दैट इज माई एश्योरेंस। तो चलिए आज हम समझते हैं सबसे पहले टूल्स, जिसमें सबसे पहले हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं। अब देखो सर ये टूल्स क्या होते हैं? टूल्स होते हैं बेटा जितनी भी हम लोगों के पास एक तरीके की टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपेयर कैसे किया जाता है? हाउ डू वी कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो कंपेयर करने के लिए बेटा बहुत सारी चीजें हैं। जैसे सबसे पहले होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, फिर होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, फिर होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में हम लोग ट्रेंड्स चेक करते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, क्या है, रेशियोज। Then we have cash flows, then we have fund flow statement, then we have break even point analysis। break even point analysis, break even एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, अकॉर्डिंगली उसकी स्टडी करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट ये आप बनाने सीखोगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, काफी सिमिलर होता है कैश फ्लो से बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको बट पढ़ना नहीं है, नाम पता होना चाहिए। कैश फ्लो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, रेशियोज पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ट्रेंड एनालिसिस एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी आपको एक बार मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा दूंगा तो हो जाएगा। कॉमन साइज पूरा चैप्टर कल करेंगे, आज हम कंपैरेटिव पढ़ने वाले हैं। तो टूल्स में क्या क्या आता है पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं हम फटाफट से कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की तरफ। बच्चों सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? टू कंपेयर। बहुत सिंपल है, चीजों को कंपेयर करना, इसको हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को क्या क्या बोला जाता है? नंबर वन इज इंटर पीरियड कंपैरिजन। इंटर पीरियड का मतलब होता है बेटा कि हम दो पीरियड्स में कंपैरिजन करते हैं। याद रखना कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में दो तरीके की स्टेटमेंट्स बनती हैं, एक तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट और दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसका मतलब है हम बैलेंस शीट की सारी आइटम्स भी कंपेयर करते हैं, पी एंड एल की सारी आइटम्स भी कंपेयर करते हैं। सर कैसे कंपेयर करते हैं ये बताओ। देखो सपोज आप मान लो कि आपकी शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, ठीक है। अब आपके शेयर होल्डर्स फंड्स 2021 में तो है 5 लाख और 2022 में है 10 लाख। देखो क्या एक साल पिछला वाला, एक साल अब वाला, दो चीजें हो गई। तो हम दो ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं इंटर पीरियड। सिमिलरली इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म का मतलब होता है कोई बाहर वाली फर्म नहीं, विद इन द फर्म, विद इन द फर्म। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी कंपनी का नाम ए है, किसी बाहर वाली कंपनी का नाम बी है, मैं अपना शेयर होल्डर फंड किसी और कंपनी के शेयर होल्डर फंड से कंपेयर करूं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम इंटर फर्म। इंटर फर्म, ध्यान से देखो, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन, बहुत सारे स्कूल्स आते हैं उसके अंदर। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे उसके अंदर। तो इंटर फर्म में होता है एक से दूसरी फर्म, कंपैरेटिव है इंट्रा। इंट्रा का मतलब है अपनी ही फर्म के। देख रहा हूं मैंने शेयर होल्डर्स फंड बस अपनी फर्म का लिया, मैं बस वो कंपेयर करूंगा कि 2021 में कितना, 2022 में कितना। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखा जाता है, ध्यान रखना, पहले प्रीवियस ईयर लिखा जाता है, फिर करंट ईयर लिखा जाता है बच्चों,
देन वी कंपेयर। कंपेयर कैसे करूं, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 5 लाख का चेंज आ गया। ये चेंज किस में आया, अमाउंट में, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट चेंज। जो चेंज अमाउंट में आए इसको एब्सोल्यूट चेंज बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है कि कितना परसेंट चेंज हुआ। ये 5 लाख से 10 लाख हो गया ना, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, तो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय फर्स्ट इनिशियल वाला वैल्यू इनटू 100। तो हम बोलेंगे कि सर 100% का चेंज आ गया। देखो 5 लाख से 10 लाख हो गया, जस्ट डबल हो गया। 100% का चेंज आ गया या नहीं आ गया बच्चों। तो इसको बोला जाता है हमारे पास डेटा को दिखाना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम 4 चीजें हमेशा कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर हम करंट ईयर लिखेंगे, ये हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में, फिर हम एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और फिर हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे। अब इसका मैं आपको फॉर्मेट लिखवाता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब सबसे पहले हेडिंग डालो फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, देखो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स ले लेंगे। सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स लेंगे, फिर हम नोट नंबर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स लेंगे, फिर हम नोट नंबर लेंगे। उसके बाद बच्चों आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, क्या बोलना है, ए बी सी डी। मैं यहाँ पे एक लाइन और खींच देता हूँ। इसको बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया डी। ठीक है, अब सर ये ए क्या है, ए है बेटा प्रीवियस ईयर का डेटा अमाउंट्स में, पिछले साल का। ठीक है, बी क्या है सर, करंट ईयर का डेटा अमाउंट में। सी क्या है सर, सी निकलेगा बाबू बी माइनस ए, इसमें से ये माइनस कर दो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज। डी कैसे निकलेगा सर, डी निकलेगा सी अपॉन ए इंटू 100, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज में निकलेगा, ये हमेशा परसेंटेज में होगा, ये अमाउंट में होगा, ये भी अमाउंट में होगा, ये भी अमाउंट में होगा। सही है, तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट होता है। एब्सोल्यूट चेंज में हम अमाउंट्स में चेंज दिखाते हैं, परसेंटेज चेंज में हम परसेंटेज में चेंज दिखाते हैं। अगर P&L आएगा तब भी यही फॉर्मेट बनेगा, बैलेंस शीट आएगा तब भी यही फॉर्मेट बनेगा, बस यहाँ पे डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे इसको कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट बोल दो, चाहे आप इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बोल लो, फॉर्मेट सेम है। ठीक है, ये सेम चलेगा, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। ओके, अब सर एग्जाम में हमें क्या दिया हुआ होगा बच्चों, एग्जाम में आपको बैलेंस शीट दिया होगा या P&L दिया होगा, आना पक्का है। तो सपोज यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है आपको एग्जाम में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स। सबसे ज्यादा गलती कहां पे होती है बेटा एग्जाम में ना, ये रिवर्स करके देता है, पहले करंट ईयर देता है फिर प्रीवियस ईयर देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले प्रीवियस लिखना है फिर आपको करंट लिखना है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना, पहले प्रीवियस ईयर आएगा, पहले पिछला साल, पी से पहले, पी से पिछला साल। ठीक है, बाद में अगला साल शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल। अब सर एग्जाम में क्या हमें बैलेंस शीट बनी भी आएगी? नॉट नेसेसरी बच्चा, इसीलिए बैलेंस शीट याद होनी चाहिए। आपको हो सकता है कि शफल्ड फिगर्स दे दे, सबसे पहले रिजर्व्स दे दे, उसके बाद आपको डेटर दे दे, उसके बाद आपको लैंड बिल्डिंग दे दे, उसके बाद आपको कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग दे दे, उसके बाद आपको ट्रेड पेबल दे दे। तो आपको ऐसे शफल करके कोई भी फिगर दे सकता है, लेकिन आपको शफल्ड वे में नहीं बनानी, आपको बनानी पड़ेगी इसी फॉर्मेट में। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। मैंने बोला ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे बेटा।
नहीं कर पाओगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो लर्न नहीं करा, बेकार हो जाएगा। तो समझो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको लर्न करना ही पड़ेगा। सिमिलरली P&L का फॉर्मेट आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो देखो सपोज अब आपको ये गिवन है, शेयर होल्डर्स फंड सपोज 10 लाख, यहां पे 15 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 2 लाख, 4 लाख, करंट लाइबिलिटी 3 लाख, 4,50,000। फिर आ जाता है हमारे पास टोटल। टोटल है सर 10, 2, 12 और 3, 15। और इधर है सर 15 एंड 4, 19, 19 एंड 4, 23, 23,50,000। और इधर क्या क्या है हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स हैं मेरे पास 8 लाख, करंट एसेट्स हैं मेरे पास 7 लाख। ये हो गया 8 लाख से 10 लाख, और ये हो गया आपका 7 लाख से, या इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, इसको मैं 10 से 8 से ले लेता हूँ, चलो 10 लाख, और इसको ले लेता हूँ 13,50,000। ठीक है, तो टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 लाख, और ये आ जाएगा 23,50,000। तो देखो आपको ये डेटा इस तरीके से दिया हुआ होगा, ऐसा दिया हुआ होगा, करंट ईयर का वैल्यू भी दिया होगा, प्रीवियस ईयर का वैल्यू भी दिया होगा। आपको बोलेगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में ए और बी तो गिवन है, यू जस्ट हैव टू अरेंज। फॉर्मेट याद होना चाहिए और फिर आपको अरेंज करना है कि पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। अब क्या करूं, एब्सोल्यूट चेंज निकालो। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, 15 माइनस 10, 5 लाख का एब्सोल्यूट चेंज आ गया बेटा। अगर कोई वैल्यू कम हो जाता है ना बेटा, अगर कोई फिगर कम हो जाए तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो उसको प्लीज ब्रैकेट्स में शो कर देना। सपोज 2 लाख और यहाँ पे 1 लाख होता तो माइनस में आ रहा था ना, तो उसको ब्रैकेट में शो कर देना, उसकी परसेंटेज भी ब्रैकेट में ही निकालना। ओके, तो कम हो जाए तो उस चीज से घबराना नहीं है, उसको बस आपको नेगेटिव में शो करना है। 4 माइनस 2, 2 लाख, 450 माइनस 3, 150। अब यहाँ पे टोटल निकालो, 5, 6, 7, 850। अगर आप चाहो तो इसमें से ये माइनस भी कर सकते हो, टोटलिंग वोटलिंग मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। 2350 में से 15 माइनस कर दो, 850 आ गया। ठीक है, चलो सर, अब यहाँ 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 इज 2 लाख, 1350 माइनस 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 650। और यहाँ पे फिर से 850। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिया। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है कि अमाउंट में कितना चेंज हुआ है। अब देखो, अगर वैल्यूज पॉजिटिव आई है, इसका मतलब सारी वैल्यूज बड़ी हैं। कंपेयर कर पा रहा हूं ना इजीली एक साल को दूसरे साल से, प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से, तो मुझे ये रियलाइज हो गया कि सारी वैल्यूज बड़ी हैं। अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है कि परसेंटेज में बताओ भैया, परसेंटेज कैसे निकलता है, C अपॉन A इंटू 100। C अपॉन A कितना है, 10 लाख इंटू 100, तो 5 इंटू 2, 2 इंटू 100, 50% का ये चेंज आ गया। देखो 50%, इसको आप 50.00 भी लिख सकते हो, क्योंकि परसेंटेज आपने ऑलरेडी ऊपर लिखा है। ठीक है, ये कितना आया, देखो ये आया 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 100% का चेंज आ गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 150 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100, 150 इंटू 2, 250%, 50% का चेंज आ गया। यहाँ पे चेक करो, ये आ जाएगा 850 अपॉन 15 लाख इंटू 100। टोटल का भी सर ऐसे निकालना है। हाँ जी, टोटल में ये टोटल कैसे करोगे परसेंटेज का, टोटल में परसेंटेज का टोटल नहीं करना, ऐसे ही निकालना है। 850 डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। यहाँ पे भी आपको वैसे ही परसेंटेज निकालनी है जैसे आप अभी तक नॉर्मली निकालते आए हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 56.66%, 56.66% ये आ गया। अब यहाँ आ जाओ, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख
इंटू 100, तो 2 इंटू 4 25% का ये चेंज आ गया। ठीक है, इसके बाद 650 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 650 डिवाइडेड बाय 7 लाख इंटू 100, 92.85, 92.85%। अब बस यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 850 अपॉन 15 मैंने ऑलरेडी निकाला ही हुआ है, 56.66%। देखो बच्चों, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, जिनमें हम एब्सोल्यूट चेंज भी निकालते हैं, जिनमें हम परसेंटेज चेंज भी निकालते हैं, और ये बन गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बस अगर कोई भी आइटम्स यहाँ पे शफल्ड आई, फॉर्मेट याद होना चाहिए। फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, फॉर्मेट याद नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, नंबर कट जाएंगे। अदरवाइज ये बोनस है, सब कुछ गिवन होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं है। सही है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ पी एंड एल का। ओके, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब आपको यहां पे क्या क्या दिया हो सकता है, देखो फिर से फॉर्मेट रेडी रखना, पर्टिकुलर्स, छोटा सा नोट नंबर, ये खाली रहता है, इसमें कोई काम नहीं होता खास। पर्टिकुलर नोट नंबर, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ए बी सी कैसे निकलता है? बी माइनस ए, और डी कैसे निकलता है? सी अपॉन ए इंटू 100। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे, ये भी अमाउंट में, ये भी अमाउंट में। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, ये भी अमाउंट में, और इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। ये किस में निकालेंगे हम? परसेंटेज में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या गिवन है वो देखना है। सपोज आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पी एंड एल में तो यही चीज़ें गिवन होंगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर आपको दिया हुआ है अदर इनकम, फिर आपको दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू। ये गिवन नहीं होगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा, फॉर्मेट याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एक्सपेंसेस में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद आपको दिया हुआ है फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद आपको दिए हुए हैं अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है? फिर आपको करने होते हैं टोटल एक्सपेंसेस। सही हो गया, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, अदर इनकम आ गया, टोटल रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंसेस आ गए, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। फिर हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम इसमें से लेस कर देते हैं टैक्स, और फिर हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो जी, अब देखो बच्चों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सपोज आपको गिवन है पिछले साल, ये प्रीवियस ईयर होता है, पता है ना आपको, ये प्रीवियस ईयर लिखना है और फिर करंट ईयर लिखना है। राइट सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले साल सपोज 20 लाख, इस साल 25 लाख। ठीक है, अदर इनकम सपोज पिछले साल 5 लाख, इस साल 2.5 लाख। फिर आप निकालोगे टोटल रेवेन्यू, 20 and 5, 25, 25 and 250, 2750. Then we have expenses. Expenses में क्या क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सपोज 2 लाख, और ये हो गया 3 लाख। उसके बाद हमारे पास परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5 लाख, 8 लाख। उसके बाद बच्चों फाइनेंस कॉस्ट 3 लाख, 3 लाख।
उसके बाद अदर एक्सपेंसेस 5 लाख, 10 लाख। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस, खर्चों का टोटल कर दो, तो खर्चे हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 5 15 लाख। 15 लाख के खर्चे। यहाँ पे 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 लाख रुपए के खर्चे हुए बेटा। फिर आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट निकलता है ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, 25 माइनस 15, 10 लाख का आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। 2750 माइनस 24, 350 का आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। देन आपको टैक्स देना है। सपोज टैक्स ऐसे लिखा हुआ है 30%, टैक्स आपको लिखा हुआ है सपोज 30%, तो इस प्रॉफिट का 30%, ठीक है, इसका निकालना 10 लाख का 30%, 3 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 10 लाख में अगर मैंने 3 लाख टैक्स दे दिया तो कितना बचा? 7 लाख। यहाँ पे 350 का 30% कितना आएगा? 3, 6, 9, 5, 10, 15, ये आ जाएगा 1,05,000। 350 का 30%, यस 1,05,000। तो मेरे पास बचेगा 2,45,000, ये बच गया। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, ये गिवन है। नाउ वी जस्ट हैव टू कंपेयर, हमें इन्हें कंपेयर करना है एज नॉर्मल, सही है। तो करो जरा फटाफट से। 25 माइनस 20 कितना आ गया? देखो 25 माइनस 20 इज 5 लाख, पॉजिटिव आया। 250 माइनस 5 लाख नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब कम हो गई ये चीज, तो 250 नेगेटिव का, 250 नेगेटिव का ऐसे ब्रैकेट में शो करना है, ओके। 2750 माइनस 25, तो ये आ गया 250। मैं सिंपली C माइनस बी कर रहा हूं बच्चों, सॉरी B माइनस A कर रहा हूं मैं सिंपली, सही है। चलो 3 माइनस 2 1 लाख, 8 लाख माइनस 5 लाख 3 लाख, 3 माइनस 3 इज 0, कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे डैश लगा दो। 10 माइनस 5 इज 5, फिर आप यहाँ पे चेक करो। 24 माइनस 15 इज 9, 350 माइनस 10, 350 माइनस 10 इज 650, नेगेटिव का 650 हमारे पास नेगेटिव का आ गया बाबू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें? कंपेयर करो अगर, तो 15 माइनस 3 लाख, 15 माइनस 3 लाख करूँ तो सर क्या हो जाएगा? 1,05,000 माइनस 3 लाख, तो यह आ जाएगा 1,95,000, ठीक है। 1,95,000 आ गया टैक्स, ओके। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर से कंपेयर कर दो। 245 माइनस 7 लाख, तो आपके पास आ गया 245, 345, 445, 545, 645, 4,55,000, ये आ गया बच्चों, सही है। 4,55,000, ओके। तो ये सारे के सारे चेंज हमारे पास कौन से चेंज आए? एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है अमाउंट में जो चेंज हमें देखने को मिलते हैं। अब परसेंटेज चेंज निकालो, चलो जल्दी से। परसेंटेज कैसे निकलेगा? C अपॉन A इंटू 100, तो 5 लाख अपॉन 20 लाख, C अपॉन A इंटू 100, 25%, सही है। 250 2.5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, 50%, लेकिन ये नेगेटिव का है बच्चों इस बार। सर नेगेटिव क्योंकि ये माइनस में था ना, तो नेगेटिव में आएगा वैल्यू, ठीक है सर। 250 डिवाइड बाय 25 लाख, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, 10%, ये 10% आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 1 लाख अपॉन 2 लाख, 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, 50%, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, ये आ जाना चाहिए 60%। उसके बाद यहाँ पे डैश लगा दो क्योंकि कोई चेंज ही नहीं था। 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 100%। उसके बाद आ जाएगा बच्चों 9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100,
9 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100 60%। उसके बाद 650 अपॉन 10 लाख इंटू 100 65%। ये करा मैंने 650 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 65%। 195 अपॉन 3 लाख, 195 अपॉन 3 लाख इंटू 100, ये भी आ गया 65%। ये 195 अपॉन 3 लाख इंटू 100, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। 455 अपॉन 7 लाख, ये भी यही आना चाहिए 65 भी। 455 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100, ये भी आ गया बच्चों 65%। इसके अंदर नॉर्मली जो लास्ट के 3 होते हैं ना वो सेम होते हैं, तो ध्यान से करना इसको। 65 65 65, दिस इज हाउ यू क्रिएट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बच्चों। वही चीजें दी होंगी आपको, 2 साल का डेटा दिया हुआ होगा, पूरा पी एंड एल और पूरा बैलेंस शीट। यू जस्ट हैव टू कंपेयर करना है और वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है। ऑल राइट, आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझ में आया होगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव पी एंड एल दोनों बनाने आए। सिंपली अपना बुक उठाओ, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, सिर्फ 7-8 क्वेश्चंस होंगे, सारे कर डालो, सिर्फ कंपेयर करना है, दैट इज इट। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। मेरे साथ साथ एनालिसिस तैयार करते चलो, मुझे बताओ कमेंट्स में, कर रहे हो ना साथ साथ? बैलेंस शीट पी एंड एल कर लिया, कंपैरेटिव कर लो, कल कॉमन साइज कराऊंगा, उसके बाद बचेगा रेशो कैश फ्लो, चीजें समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन।